हेलो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यदि हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि ये जो मैं लाता हूँ आपको एग्ज़ामों का सब क्वेश्चन लाता हूँ। पिछले साल जो एग्ज़ामों में पूछे गए क्वेश्चन उसी को मैं लाता हूँ और सारा मैं आपको तैयार करता हूँ। इसको एग्ज़ामों में कोशिश करता हूँ सब एग्ज़ामों जो पूछा गया पिछले साल का क्वेश्चन है उसी को मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। और नहीं तो कहीं भी आप देख लीजिएगा वही क्वेश्चन सब रहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें दे रहा भारतीय संविधान के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किस वाद के फैसले ये चमक रहा होगा, थोड़ा सा लाइटिंग की चमक आती है भाई दोस्तों, तो इसके लिए जो थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा लाइट की चमक आती है यहाँ पे, इसके अब कुछ कर भी नहीं सकते उस पर, तो मैं बोलता हूँ तो आप लोग समझ जाएंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो किस वाद में घोषित किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बेरूबारी केस में सर्वोच्च न्यायालय, बेरूबारी केस कब हुआ था, 1960 में एक बेरूबारी का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसने याचिका दायर की थी। उस समय 1960 में बेरूबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूबारी वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान जो है उद्देशिका का हिस्सा नहीं है, अर्थात संविधान जो है उद्देशिका का हिस्सा नहीं है। परंतु 1973 में पुनः जो है ना केशवानंद भारती में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में तो साफ मना कर दिया कि 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के मामले में साफ तौर से मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती के मामले में, केशवानंद भारती जो केरल के थे, केशवानंद भारती के मामले में इन्होंने कहा कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा है। उद्देशिका क्या है, संविधान का हिस्सा है। 1973 में पुनः सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केशवानंद वाले भारती मामले में कहा कि हाँ उद्देशिका संविधान का भाग है। केशवानंद भारती वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1973 में कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है, परंतु बेरूबारी का राय कि का हिस्सा नहीं है। ये गौर से देखिएगा कि संविधान का हिस्सा नहीं है, किसके बाद में बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो बेरूबारी का मामला 1960 में था। सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबारी के मामले में बोला था कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। परंतु 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जो है 1973 में केशवानंद भारती के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर, नंबर 2 महात्मा गांधी, नंबर 3 दीनदयाल उपाध्याय, नंबर 4 कोई नहीं। तो हम जानते हैं संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो नंबर 1 मूल अधिकार, नंबर 3 राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर 3 उद्देश्य का, ऑप्शन नंबर 4 संविधानिक उपचारों का अधिकार, तो हमारा हो जाएगा उद्देश्य का। अब यहाँ पर देखिए मामला समझने वाली बात क्या है कि यदि आपको कहता कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है,
तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है। इसमें ये ऑप्शन मत लगा दीजिएगा आप लोग, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जामों में ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये पीसीएस में 2008, 2009, 10 कंटिन्यू 5-7 साल से कंटिन्यू लगातार क्वेश्चन ये पूछा है ये, क्योंकि ये लोग वो आप लोग को भ्रमित करना चाह रहा है, आपको जो है भ्रमित करेगा। कितने लोग इसमें ऑप्शन नंबर डी मार के आएंगे, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, जो कि गलत हो जाएगा भाइयों। इसको जो है चौथा ऑप्शन मत मार के आइएगा, आपसे बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें चौथा वाला जब वो क्वेश्चन पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा माना है, तब जो है ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा माना है, तब ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। परंतु क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो हम क्या कह लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहलाता है। लेकिन अगर इसी जगह क्वेश्चन पूछ देता कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा है, तब जो है ना वो जो है कहा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा माना है, इस तब क्वेश्चन जो है सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3। लेकिन जब दे देगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाती है, तो ये उद्देशिका, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, उद्देशिका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय, नंबर 4 धार्मिक न्याय। तो कौन नहीं उल्लेखित है, धार्मिक न्याय, ये ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, धार्मिक न्याय। ये बहुत बार क्वेश्चन सब पूछा पिछले साल पीसीएस और जो है पीसीएस में, और जो है ना चकबंदी नेकपाल, ये सब क्वेश्चन जो है मैं पिछले साल का सब उठाया हूँ, वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ प्रैक्टिस है, ताकि आपको जो है डेली 5 क्वेश्चन जो है संविधान के मिल जाए, और 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के, 5 क्वेश्चन जो है एंसेंट हिस्ट्री हिस्ट्री के, और 5 क्वेश्चन जो है साइंस के। तो देख लीजिए, ये जो है पार्ट नंबर मैं चौथा करा रहा हूँ। तो धार्मिक न्याय आ जाए, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, नंबर 3 राजनीतिक न्याय, नंबर 4 धार्मिक न्याय। तो धार्मिक न्याय नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। हम जानते हैं कि उद्देशिका में समाजवाद भी जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष, प्रभु संपन्न जो है, ये तीनों वाक्य जोड़े गए हैं, लेकिन लोक कल्याण उद्देशिका का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण जो उद्देशिका का भाग नहीं है। अब इसमें जो है, इसमें अब भूगोल के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। तो संविधान के मैं 5 क्वेश्चन आपको करा दिया, अब भूगोल के 5 क्वेश्चन देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर, अब भूगोल के देख लीजिए 5 क्वेश्चन जो है, देख लीजिए इसमें क्या दे रहा है, देख लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 स्वर के डेली 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको बताया था ही था। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो हम जानते हैं कि खादर और बांगर जो है निम्नलिखित से किस प्रकार की मिट्टी है। नंबर 1 काली मिट्टी, नंबर 2 जलोढ़ मिट्टी, नंबर 3 लेटराइट मिट्टी, नंबर 4 लाल मिट्टी। तो ये जलोढ़ हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जलोढ़ हो जाएगा। खादर के नवीन मिट्टी को जलोढ़ कहा जाता है। खादर नवीन जलोढ़, खादर को नवीन जलोढ़, खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और बांगर को जो है ना, बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बांगर को पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अर्थात क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है खादर और बांगर निम्नलिखित किस प्रकार की मिट्टी है। तुम जानते हैं खादर और बांगर जो है जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है। खादर को नवीन जलोढ़
तथा बांगर को पुराना जलोढ़ कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि नवीन जलोढ़ किसे कहा जाता है, पुराना जलोढ़ किसे कहा जाता है। तो आपको याद रहना चाहिए कि खादर को हम नवीन जलोढ़ कहते हैं और बांगर को पुराना जलोढ़ कहते हैं। तो खादर को क्या कहते हैं, खादर को नवीन जलोढ़ कहा जाता है और बांगर को पुराना जलोढ़ कहा जाता है। ये जलोढ़ जो है भारत में लगभग 40% भागों में जो है ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। भारत में लगभग 40% हिस्सों में जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। नंबर 1 रीगर एवं रेगुर मिट्टी, नंबर 2 मटियार दोमट मिट्टी, नंबर 3 शुष्क मिट्टी, नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। तो हम जानते हैं कि सूर्यमुखी की खेत के लिए सबसे अधिक जो है ना रीगर और रेगुर मिट्टी जो है उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि ... मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हम भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो है जलोढ़ मिट्टी में बताया ही था, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये 40% भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है 40% भागों में जो है ये पाई जाती है। 40% भागों में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें फास्फोरस, पोटेशियम तथा चूना एवं जैविक पदार्थ की अधिकता होती है। इस मिट्टी में क्या खासियत होती है, इस मिट्टी के पोटास, फास्फोरस और मैंगनीज, पोटास, फास्फोरस और चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है। इसमें पोटेशियम इस मिट्टी में क्या पाया जाता है, इस मिट्टी में सर्वाधिक पोटास और चूना और जैव पदार्थ पाया जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी 40% भागों में अर्थात जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के 40% में मिट्टी में जो है 40% हिस्सों में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है पोटेशियम, फास्फोरस और चूना और जैव पदार्थों की अधिकता होती है और इसमें जो है इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो क्षेत्रीय मृदा को हम क्या कहते हैं, नंबर 1 दे रहा ट्रांसपोर्ट मृदा, ड्रिफ्ट मृदा, नंबर 3 लाल मृदा, नंबर 4 काली मृदा। तो हम जानते हैं कि मृदा जो है ये इसको क्वेश्चन में ऊपर देख लीजिएगा, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हम जानते हैं कि क्षेत्रीय मृदा को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्षेत्रीय मृदा को 3 भागों में विभाजित किया जाए। जोनल मृदा, ये तो हो जाएगा कौन, नंबर 1 क्षेत्रीय मृदा को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 जोनल मृदा होती है, जोनल मृदा। नंबर 2 अजोनल मृदा। नंबर 3 क्षेत्रीय मृदा को क्या कहते हैं, तो क्षेत्रीय मृदा जो है 3 भागों में विभाजित है। जोनल मृदा, जो अजोनल मृदा और इंट्राजोनल मृदा। इंट्राजोनल मृदा, यही 3 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कौन कौन सी, जोनल मृदा, अजोनल मृदा, इंट्राजोनल मृदा पाई जाती है। तो क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, तो क्षेत्रीय मृदा को ट्रांसपोर्टेड मृदा कहा जाता है। कौन मृदा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेड मृदा कहा जाता है। तो अब इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, कह रहा है कि ... क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था। कौन से क्रांति से, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति को कहा जाता है दूध का श्वेत क्रांति। तो ये इसको ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में
ऑपरेशन क्या दे रहा है, ऑपरेशन फ्लड, अरे यार इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में एक ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जिसके तहत भारत जो है दुग्ध उत्पादन में सबसे अधिक जो है ना उत्पादन करने वाला देश बन गया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 के तहत ये शुरू किया गया था। ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू किया गया था। इसको श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। 1970 में ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत जो है विश्व में सबसे अधिक उत्पादक देश बन गया। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दुग्ध से उत्पाद संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे पूछता है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध से। नीली क्रांति किससे संबंधित है, लाल, ये सब पूछता है जो है ना। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। तो इनके जनक कौन माने जाते, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति के जनक जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। भारत में कब स्टार्ट हुआ था श्वेत क्रांति, 1970 में ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। ऑपरेशन फ्लड के तहत ही जो है ना भारत जो है ना सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला विश्व में नंबर 1 स्थान बन गया। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। वो पूछता है कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो श्वेत क्रांति के जनक जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी थे। अब जो है इसमें जो है कुछ साइंस के क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर विज्ञान का देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि रक्त है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला रक्त है। नंबर 1 अम्लीय, नंबर 2 क्षारीय, नंबर 3 परिवर्तनीय, नंबर 4 उदासीन। तो हम जानते हैं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। अर्थात जिसका मान 7 से अधिक होता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहा जाता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे क्या कहा जाता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे जो है उसे क्षारीय कहते हैं। उसे क्षारीय कहते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है। जिसका पीएच मान 7 से कम हो उसे अम्लीय कहते हैं। ये क्वेश्चन जो याद कर लीजिएगा आप कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.35 से 7.45 के मध्य होता है। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे हम जो है क्षारीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय कहते हैं। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहा जाता है। तो इसका पीएच मान, रक्त का पीएच मान 7 से अधिक है तो रक्त क्या है, एक क्षारीय होता है। रक्त क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रक्त क्या होता है, अम्लीय है या क्षारीय है, तो क्षारीय होता है। क्योंकि जिसका हम जानते हैं कि जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। और जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो उसे हम क्षारीय
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम क्षारीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है। तो नंबर 1 ऑप्शन नंबर 1 यकृत, नंबर 2 प्लीहा, नंबर 3 वृक्क, नंबर 4 मूत्रवाहिनी। बहुत से लोग मूत्रवाहिनी में मार्क कराएंगे जो कि ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मनुष्य में यूरिया किसमें बनता है, तो मनुष्य में यूरिया यकृत में बनता है। यकृत कोशिका में जो है, यकृत कोशिका में अमोनिया तथा यकृत कोशिका में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके ये जो है मनुष्य में जो है क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। किसकी अभिक्रिया से, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया से करके ये जो है मनुष्य में जो है क्या बनाता है, यकृत में जो है क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यकृत में। मनुष्यों में यूरिया किस में बनता है, तो मनुष्यों में यूरिया जो यकृत में बनता है। नंबर 2 प्लीहा, नंबर 3 वृक्क, नंबर 4 मूत्रवाहिनी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यकृत में बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये किससे अभिक्रित है, अमोनिया तथा CO2 की, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया करके जो है इसमें यकृत के में ये बनता है। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पेट में स्थित पाचक रस के मुख्य रूप से ... कौन सा है, तो हमारे पेट में स्थित पाचक रस के मुख्य रूप से क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। नंबर 1 का हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नंबर 2 एसिटिक अम्ल, नंबर 3 नाइट्रिक अम्ल, नंबर 4 कोई नहीं तो एमन हाइड्रोक्लोरिक। नंबर इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमारे पेट की ग्रंथि से स्रावित प्रमुख रस को जठ रस कहते हैं। हमारे पाचक में एक जठ रस होता है, अर्थात हमारे पेट की ग्रंथि में एक जठ रस होता है, जिसके कारण जो है जठर रस होता है। एक हमारे पेट की ग्रंथि में एक जठर रस होता है, जठर रस होता है। हमारे पेट की ग्रंथि में एक जठर रस होता है जो हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता पाई जाती है, अधिकता उच्च अम्ल इसमें पाए जाते हैं। अर्थात जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है कि अधिकता पाई जाती है पाचन में, जिससे पाचन में काफ़ी जो है सहायता मिलती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि मानव शरीर में रक्त का आयतन शरीर के भार का लगभग कितने % होता है। नंबर 1 77%, नंबर 2 21%, नंबर 3 14%, नंबर 4 7%। तो ऑप्शन हमारा 7 से 8% होता है, 7 से और 8% होता है, 7 से 8% होता है। नंबर 5 पर रहा है कि रक्तचाप किस प्रकार निर्भर करता है। नंबर 1 सिस्टोलिक बल, नंबर 3 हृदय निर्गम, नंबर 2 हृदय निर्गम, नंबर 3 परिधि प्रतिरोध, नंबर 4 इनमें से सभी। तो इनमें से सभी को वो निर्भर करता है, रक्तचाप जो है सभी पर, सिस्टोलिक बल पर, हृदय निर्गम का और प्रतिधि। अब इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन देख लीजिए। इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोला अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो अधिक अन्न उपजाऊ अभियान जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 दे रहा है 1954, ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है 1948, ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है 1946, ऑप्शन नंबर 4 दे रहा है 1952। तो हमारा जो है ना ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1948 में अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 1948 में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एकीकृत कम लागत स्वच्छता ILCS योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितने % सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है, राज्य सरकार द्वारा 15, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 75 की जाती है, राज्य सरकार द्वारा 15% जो है किया जाता है सब्सिडी। और लाभान्वित को जो लाभान्वित हैं, लाभान्वितों के लिए 10% जो है किया जाता है। लाभान्वितों के लिए कितना किया जाता है, लाभार्थी का हिस्सा कितना होता है इसमें, लाभार्थी का हिस्सा जो होता है 10% होता है। उसमें देख लिया केंद्र सरकार का कितना हो गया, 75% हो गया, राज्य सरकार का 15%, लाभार्थी का
लाभार्थी का कितना होता है, लाभार्थी का इसमें 10% होता है। तो क्या हो जाएगा 75। केंद्र सरकार का कितना है 75%, राज्य सरकार का 15% और लाभार्थी का जो है हमारा कितना है, लाभार्थी का जो है 10% है। लाभार्थी का कितना है, लाभार्थी का जो है 10% है। अब कह रहा है कि नई कर व्यवस्था जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना रखा गया है, तो उच्चतम स्लैब प्रतिशत 28% रखा गया है। नंबर 1 18%, इसको जो है 5 अर्थों में विभागों में विभाजित किया है, 5 स्लैबों में विभाजित किया है। नंबर एक 0%, नंबर 2 5%, नंबर 3 0%, 5%, 18%, नंबर 3 18%, नंबर 4 28%, नंबर 4 28% और इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। जो स्लैब होता है वो केंद्र सरकार का जो स्लैब होता है, जैसे नई कर व्यवस्था जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना रखा गया है, तो उच्चतम स्लैब प्रतिशत जो है 28%। ऑटोमोबाइल तथा विलासिता में सबसे अधिक जो जीएसटी देना पड़ता है। विलासिता का मतलब जो श्रृंगार वाली वस्तुएं, जो ये सब श्रृंगार की वस्तुएं हैं उस पर, और ऑटोमोबाइल पर सबसे अधिक जीएसटी जो है देना पड़ता है। जीएसटी जो है 4, इसके 4 स्लैब है। नंबर 1 0% जीएसटी, नंबर 2 5% जीएसटी, नंबर 3 18% जीएसटी और नंबर 4 28% जीएसटी। तो 28% जीएसटी जो है सबसे अधिक है। 28% जीएसटी किस पर लगाया गया है, ऑटोमोबाइल्स तथा विलासिता की जो वस्तु होती है, विलासिता की वस्तु जो है इन पर जो है सबसे अधिक कर जो है जीएसटी लगाया गया है। किस पे, ऑटोमोबाइल्स और जो विलासिता की वस्तु पर सबसे अधिक कर जो 28% सबसे अधिक कर होता है। इसका स्लैब जो है जीएसटी का जो कर होता है 4 होता है, मतलब 4 भागों में इसको विभाजित किया गया। नंबर 1 0% कर, 5% कर, नंबर 3 18% कर, नंबर 4 28%। सबसे अधिक 28% कर जीएसटी किस पर दिया जाता है, ऑटोमोबाइल्स तथा विलासिता की वस्तु पर सबसे अधिक कर लिया जाता है 28%। क्वेश्चन नंबर 4 का जीएसटी को कितने घटकों में बांटा गया है, तो जीएसटी को 2 घटकों में बांटा गया है, केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र और राज्यों 2 घटकों में बटा गया है। हम जानते हैं कि ये कैसा कर होता है, जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर होता है। ये भारत में कब लागू किया गया था जीएसटी, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। लागू करने वाला प्रथम देश कौन था, लागू करने वाला प्रथम देश जो है असम था। तो देख लीजिए जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया, 2 घटकों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है, केंद्र और राज्य सरकार। हम जानते हैं कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था, तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और लागू करने वाला पहला देश जो था असम था। तो जीएसटी कैसा कर है पूछ लेता है, तो जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर है। तो देख लीजिए, यदि अब जो है ये तो पार्ट नंबर 4 था। मैं इसी तरह देखिए आज सारा क्वेश्चन मैं कवर किया हूँ, इसका इकोनॉमिक्स का भी, साइंस का भी और जो है ज्योग्राफी का भी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार आप लोग से विनम्र निवेदन है भाई लोग, आप लोग कि इस भाई को सपोर्ट करिए। आप लोग के लिए देखिए इतना जो है ना क्वेश्चन मैं लाता हूँ, सभी जो है ढूंढ कर लाता हूँ, इसको लिखता हूँ, फिर मिटाता हूँ, फिर करता हूँ। भाई स्मार्ट जो है ब्लैक बोर्ड तो है नहीं कि एक बार क्लिक किए कंप्यूटर सब आ गया, जो है इसको लिखना पड़ता है, मिटाना पड़ता है। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इस भाई को सपोर्ट करिए और जो है हमारी वीडियो को ज़्यादा आ जाइए। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। हाँ, तो चलिए जो है अब मिलते हैं अगले टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में। ये जो है पार्ट नंबर 4 था जो ना, इसी तरह पार्ट नंबर अब 5वां जो अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।